प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। मैं के आर मीना से आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय दौसा। आज का टॉपिक है कास्टिज्म, जातिवाद। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का। इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सामाजिक ढांचा राजनीति का महत्वपूर्ण आधार होता है। चाहे विकसित देश हो, चाहे विकासशील देश हो, इन दोनों में जाति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विकसित देशों में राजनीति सामाजिक ढांचे के अधीन नहीं होती, परंतु विकासशील देशों में राजनीति सामाजिक ढांचे के अधीन होती है। अर्थात धर्म, जाति, भाषा, कुटुंब आदि मिलकर राजनीति को दिशा प्रदान करते हैं। भारतीय राजनीति विचारक प्रोफेसर रजनी कोठारी ने अपनी पुस्तक कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स में भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का विस्तृत विश्लेषण किया है। भारत में जाति की जो पृष्ठभूमि है, उसकी पृष्ठभूमि सामाजिक पद्धति मानी जाती है। जाति का तात्पर्य केवल 4 वर्णों या संप्रदाय से नहीं माना जाता, बल्कि सैकड़ों जातियों से है, जिन्होंने हिंदू समाज को आच्छादित कर रखा है और राजनीति पर भी पर्याप्त प्रभाव डाला है। जाति व्यवस्था परंपरागत हिंदू समाज से संबंधित है, इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि समाज की तरह ही राजनीति में एक परंपरागत शक्ति के रूप में कार्य करती है तथा आधुनिकीकरण और राजनीतिक विकास में बाधक है। डॉक्टर रजनी कोठारी की मान्यता है कि जाति व्यवस्था आधुनिकीकरण और सामाजिक परिवर्तन में रुकावट नहीं डालती, बल्कि इनको बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अब राजनीति का स्वरूप बदल गया है और जाति का काफी सीमा तक मॉडर्नाइजेशन हो गया है, आधुनिकीकरण हो गया है जाति का। इस समय जाति की कुछ विशेषताएं होती है, जैसे भारत में जाति ऐसे समुदाय है जिनका अपना विकसित जीवन है और इसकी सदस्यता जन्म से निश्चित होती है। जातियों के आधार पर भी खान पान और सामाजिक आदान प्रदान पर प्रतिबंध लगे रहते हैं। भारत का प्रत्येक व्यक्ति अपनी सामाजिक स्थिति जानता है और जातियों के पद सोपान में ब्राह्मण सबसे ऊपर माना जाता है। गांव तथा शहरों में जाति के आधार पर पृथकता की भावना बनी रहती है। कुछ जातियां कुछ विशेष प्रकार के व्यवसाय को अपना परंपरागत अधिकार समझती है और जातियों की परिधि में ही वैवाहिक आदान प्रदान होता है और जातियां कई उपजातियों में विभक्त हो जाती है और उपजातियों में वैवाहिक परिसीमाएं। जाति और राजनीति में पारस्परिक अंतर। देखिए, उससे पहले जाति को कई विद्वानों ने परिभाषित किया है। नर्मदेश्वर कहते हैं कि जातिवाद राजनीतिकता में रूपांतरित एक जाति के प्रति निष्ठा है। केएम पणिंकर ने लिखा है कि राजनीति भाषा में उपजाति के प्रति निष्ठा का भाव ही जातिवाद है। और काका कालेलकर के मत में जातिवाद अंध और परिमिति समूह भक्ति है
जो न्याय के सामान्य मानदंडों के औचित्य, नैतिकता तथा सार्वभौमिक भ्रातृत्व की उपेक्षा करती है। देखिए, जाति और राजनीति में क्या संबंध है? राजनीतिक संबंध सामाजिक संबंधों की अभिव्यक्ति मात्र, अर्थात सामाजिक संबंध ही राजनीतिक संबंधों का निर्धारण करते हैं। इस प्रकार राजनीति साधन मात्र है। जाति तथा राजनीति दोनों स्वतंत्र है। ये लोग जाति को राजनीति के दोषों से बचाना अपना पुनीत कर्तव्य मानते हैं। डॉक्टर रजनी कोठारी के मतानुसार ये विचारधारा भी ठीक नहीं है। जाति व्यवस्था तथा राजनीतिक व्यवस्था में कभी पूर्ण ध्रुवीकरण नहीं रहा। तीसरा बिंदु है कि जाति को राजनीति के संदर्भ में अत्यधिक महत्ता दी गई है। जगदीश चंद्र जोरी जेसी जोरी कहते हैं, यदि मनुष्य राजनीति के संसार में ऊपर चढ़ना चाहते हैं तो उन्हें अपने साथ अपनी जाति और धर्म को लेकर चलना चाहिए। अर्थात रजनी कोठारी ने ये कहा कि जाति और राजनीति दोनों एक दूसरे से संबंधित है। ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित भी करती है और राजनीति को अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए शक्ति की आवश्यकता पड़ती है और शक्ति प्राप्ति के लिए जोड़ तोड़ बिठाने पड़ते हैं और जोड़ तोड़ बिठाने के लिए संगठनों का सहारा लिया जाता है। तो जाति संरचना एक प्रमुख संगठनात्मक समूह है। इस प्रकार राजनीति को जाति का सहारा लेना पड़ता है और जातियों के रूप में उनको बनाया संगठन मिल जाता है। देखिए, डॉक्टर रजनी कोठारी ने जाति और राजनीति में जो अंतः क्रिया है उसके ऊपर अपनी टिप्पणी की है। इसने रजनी कोठारी ने 3 प्रकार की अंत्य क्रिया व्यक्त की है कि जाति व्यवस्था का लौकिक रूप, द सेकुलर एस्पेक्ट्स। वैसे तो जाति व्यवस्था में एक इस स्तर से दूसरे स्तर की दूरी का कठोरता से पालन किया जाता है। लेकिन संघर्ष और अंत्यक्रिया की व्यवस्था के रूप में जाति हमारा ध्यान मुश्किल से ही आकृष्ट करती है तथा लौकिक विकास के दृष्टिकोण से जाति व्यवस्था के निम्न महत्वपूर्ण लक्षण महत्वपूर्ण है, जैसे गुटबंदी, जाति विभाजन, विभिन्न स्तरों में सहयोग और पुनः सहयोग के प्रतिमान। जाति के लौकिक संगठन की 2 परंपरागत पक्ष है, एक तो शासकीय रूप और दूसरा राजनीतिक रूप। इसके बाद डॉक्टर रजनी कोठारी ने एक टिप्पणी की है कि जाति की भूमिका को न्यायोचित बताता है, चाहे जाति ने राजनीतिक प्रक्रिया के अंतर्गत अच्छा कार्य किया हो या बुरा। लौकिक पक्ष की दृष्टि जाति की भूमिका सकारात्मक की बजाय नकारात्मक की अधिक रही है। दूसरा जो आधार बताया है, जाति व्यवस्था का एकीकरण का रूप। देखिए, रजनी कोठारी ने जाति का जो दूसरा पहलू बताया एकीकरण, अर्थात व्यक्ति को समाज से बांधने का है। रजनी कोठारी कहते हैं कि जाति प्रथा में जन्म के साथ ही समाज में प्रत्येक व्यक्ति का स्थान होता है, उसका व्यवसाय होता है और उसकी आर्थिक भूमिका निश्चित करता है। जाति प्रथा ने लोकतंत्री राष्ट्र के निर्माण को प्रभावित किया है। लोकतंत्र के अंदर शक्ति के लिए विभिन्न समूह में प्रतिस्पर्धा रहती है और इस कारण विभिन्न जातियां समूह एक दूसरे से मिलकर गठबंधन बनाती है और उसी गठबंधन के कारण अनेकता के द्वारा एकता को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इन संगठनों के कारण जातियों के मध्य विरोध भी बढ़ता जा रहा है और एक सीमा तक तो ऐसा लगता है कि भारतीय जातीय कठोरताएं राजनीतिक एकता के मार्ग में रोड़ा बन जाएगी। तीसरा जो पक्ष लिया है रजनी कोठारी ने, जाति व्यवस्था का चैतन्य रूप।
जाति का तीसरा पक्ष चैतन्य पक्ष, जिसको चेतना बोध कहा जाता है, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जाति विशेष की स्थिति बदलती है। देखिए, रजनी कोठारी का मत है कि ऊपर चढ़ने में सफलता सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक क्षेत्र में सफलता पर निर्भर करती है और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्न जातियों के शोषण का विरोध किया गया। भारत के संविधान में जातिवाद का उन्मूलन करने के लिए मिश्रित या सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों को समाप्त कर दिया गया। जाति और राजनीति में अंतःक्रिया के विविध चरण रजनी कोठारी ने और भी चरण बताए हैं, जैसे शक्ति और प्रभाव की प्रतिस्पर्धा। देखिए, इस चरण में शक्ति और प्रभाव की स्पर्धा समाज की प्रतिष्ठित जातियों तक सीमित रहा है। प्रधान जाति राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से शक्तिशाली नहीं होती है, बल्कि गांव या इलाके में संख्या में ज्यादा होती है। ये जातियां अपने संगठन बनाती है। दूसरा जो चरण है कि जाति के अंदर प्रतिस्पर्धी गुटबंदी। इस चरण में भिन्न भिन्न जातियों की प्रतिस्पर्धा के साथ साथ जाति के अंदर भी प्रतिस्पर्धा बनी होती है। नेता होते हैं जो प्रतिद्वंदी नेताओं को पीछे गुट बन जाते हैं और उन गुटों में विभिन्न जातियों के लोग होते हैं। तीसरा चरण बताया कि जाति के बंधन ढीले पड़ना और राजनीति को व्यापकता मिलना। डॉक्टर रजनी कोठारी ने कहा है कि शिक्षा, शहरीकरण आदि के कारण समाज में परिवर्तन आता है, जात पात में लगाव कम होता है तथा राजनीतिक मूल्यों की प्रधानता बढ़ती है। स्वतंत्रता के बाद भारत में नई आकांक्षाओं और नई धारणाओं का जोर बढ़ा है। पुराने परिवार टूटने लगे हैं तथा लोग काम धंधों के लिए शहरों में जाने लगे हैं। इसे जातीय भावना में कमी आई है तथा राजनीति में व्यापकता आई है। इसके बाद जाति और राजनीति के बीच अंतःक्रियाजन्य परिणाम। देखिए, नवीन बातों का आगमन, जैसे जाति और राजनीति के बीच जब अंतःक्रिया का एक परिणाम ये होता है कि समाज के साधारण वर्गों के को धीरे धीरे नवीन विचारों को अपनाने का अवसर मिलता है। जाति और राजनीति का मिश्रण। देखिए, वर्तमान में राजनीति में जातिवाद और सांप्रदायिकतावाद का जोर बढ़ने की शिकायत की जाती रही है और ऐसा समझा जाता है कि शिक्षा, प्रसार, शहरों की विस्तार, औद्योगिकरण आदि कारण संप्रदाय और जाति के बंधन ढीले पड़ रहे थे। ये चुनाव की राजनीति के कारण फिर जोर पकड़ रहे हैं। इसे डॉक्टर रजनी कोठारी ने भारत के एकीकरण तथा लोकतंत्र को खतरे में डालने का प्रयास किया जा रहा है और उन्होंने ये भी कहा है कि जाति और राजनीति के मिश्रण से दूसरे परिणाम निकलते हैं, बजाय राजनीति पर जाति का हावी होना या जाति का राजनीतिकरण हो जाना। देखिए, इसके बाद एक और अंत्यक्रिया डॉक्टर प्रोफेसर रजनी कोठारी ने बताई है, ये जातीय संगठनों का निर्माण। देखिए, जाति के आधार पर संघ और संगठन बनते हैं और इन संगठनों के उद्देश्य लौकिक तथा राजनीतिक दोनों हो सकते हैं। धीरे धीरे क्षेत्रीय संगठन राजनीतिक दल से मिलकर कार्य करते हैं और कुल मिलाकर जातीय संगठनों ने भारत की राजनीति में वही भाग लिया है पश्चिमी देशों में विभिन्न हितों और वर्गों के संगठनों ने लिया है। राजनीतिक एकीकरण का उद्देश्य, जहाँ जाति की भावना को दबाने की बजाय उनको राजनीतिक दिशा देने की कोशिश की जाती है, वह राजनीतिक एकीकरण की संभावना बढ़ती जाती है। देखिए, जाति और जातिवाद के विश्लेषण। हम जाति को राजनीति के संदर्भ में दो भागों में बांट सकते हैं, जातिवाद का सूक्ष्म विश्लेषण और जातिवाद का व्यापक विश्लेषण। सबसे पहले हम सूक्ष्म विश्लेषण का अध्ययन करेंगे। इसके संदर्भ में मोरिस जोन्स ने लिखा है कि चाहे देश के बड़े नेता जाति रहित समाज का नारा बुलंद करते रहे,
परंतु ग्रामीण जनता के मतदाता केवल परंपरागत राजनीति की भाषा जानते हैं। प्रत्याशियों का चयन देखिए, निर्वाचन में खड़े होने वाले जो प्रत्याशी होते हैं उनका चयन करते समय जातिवाद भी अन्य आधारों में से एक होता है और महत्वपूर्ण जातियों के उचित प्रतिनिधित्व को भी ध्यान में रखा जाता है। चुनाव का जो प्रचार होता है उसमें भी जाति का योगदान होता है। किसी भी प्रत्याशी की जीत या हार उसकी जाति के ऊपर निर्भर करती है। जिस जाति का बहुमत उस क्षेत्र में होता है उसी जाति का प्रत्याशी जीतता है। मठों के स्वामी भी चुनाव प्रचार में भाग लेने लगे। इसमें कुछ संदेह नहीं कि चुनाव प्रचार जातीयता से प्रभावित होता है, परंतु जातीयता से अप्रत्यक्ष रूप से ही प्रभावित रहता है। जाति और प्रशासन देखिए, प्रशासन में जातीयता का समय हो गया है। सरकार बनते समय भी जाति का विशेष ध्यान रखा जाता है। व्यवस्थापिका में तो संविधान ने ही सुरक्षित स्थानों की व्यवस्था की है। सरकारी निर्णय भी कभी कभी भारतीय हितों को प्रभावित करते हैं। जाति और मतदान प्रजातंत्र का मुख्य आधार योग्यता है। मतदान करते समय योग्यता को आधार माना जाना चाहिए, कुटुंब, जाति, धर्म को नहीं। कुछ विचारकों का मत है कि मतदान करते समय मतदाता योग्यता से कम प्रभावित होते हैं, बल्कि जाति, कुटुंब और धर्म से अधिक। देखिए, कुछ एग्जाम्पल्स हैं। 1889 के चुनाव में विपक्षी दलों का तालमेल तथा गठबंधन और कांग्रेस का भ्रष्टाचार के आधार पर विरोध ने चुनाव में जातीय प्रभाव को कमजोर कर दिया था। लेकिन 96, 98, 99 और 2004 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में 93 के उत्तर भारत के कतिपय राज्यों की विधानसभाओं तथा 96 में उत्तर प्रदेश चुनाव में मंडल राज आयोग की राजनीति ने तथा 2000 और 2001 में बिहार, उड़ीसा, हरियाणा, तमिलनाडु विधानसभाओं के चुनाव में जातीय प्रभाव को हिंसा के स्तर उतार दिया था। और जातिवाद का जो दूसरा है व्यापक विश्लेषण, इसमें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राजनीति में जाति ने इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है कि जातियों में आपस में प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। प्रत्येक जाति दूसरी जाति से श्रेष्ठ बनना चाहती है। व्यवस्थित मताधिकार ने इस प्रवृत्ति को अधिक प्रोत्साहन दिया है, पिछड़ी हुई जातियों को आगे बढ़ने के अवसर प्रदान किए हैं और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में इन जातियों ने बहुत अधिक फायदा उठाया है। अंत में हम प्रोफेसर रजनी कोठारी के इस मत से सहमत होते हुए कह सकते हैं कि भारत में राजनीति जाति द्वारा नियंत्रित नहीं बल्कि जाति का राजनीतिकरण हो गया है। जाति किसी भी प्रकार आधुनिकीकरण के मार्ग में बाधक है। उसके बाद हम प्रोफेसर रजनी कोठारी ने जाति व्यवस्था के बारे में जो इतनी गहनता से बताया, उसके बाद भारतीय राजनीति में जातिवाद के कुछ परिणाम भी आए हैं। इससे भेदभाव को बढ़ावा मिला है, जातीय संघर्ष को बढ़ावा मिला है, प्रजातंत्र तथा एकता का विरोधी रहा है। जातिवाद राष्ट्र हित के विरुद्ध है। ये कई बातें रजनी कोठारी ने अपनी पुस्तक में इस तरीके की व्याख्याएं की है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।